हाँ तो बच्चों आज की क्लास अपनी 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर रनिंग में था 15 नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा। इसके बाद प्रतिन्यूक्लियर और बंधन ऊर्जा सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रतिन्यूक्लियर और बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन भी हटा दिया गया है। उसके बाद रदरफोर्ड सोडी के नियम, रेडियो एक्टिवता 6 का नियम, अर्धायु, मान्य आयु, इन सबको हटा दिया। इसलिए हम सीधा पहुंचेंगे। एक आता था अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण, तो गुण हटा दिए गए हैं लेकिन क्षय नहीं हटाया गया है। तो आज हम क्षय की बात करेंगे। क्षय यानी डिके। क्या होता है? क्षय का मतलब होता है डिके। तो देखिए क्षय हमारे पास 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे क्षय का? एक होगा बेटा अल्फा क्षय, एक होगा हमारे पास बीटा क्षय, किरणों के गुण हटा दिए गए इसलिए गुण नहीं पढ़ने हमको, और तीसरे नंबर पर होगा गामा क्षय। ये 3 क्षय हमें क्रम बाई क्रम पढ़नी है। तो देखिए बेटा सबसे पहला नंबर आता है किसका? अल्फा क्षय का। तो नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? कि एक ऐसी अभिक्रिया जिससे अल्फा कण उत्सर्जित होते हो, जिसमें से अल्फा कण उत्सर्जित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अल्फा क्षय। लेकिन अल्फा कण होते क्या हैं? ये हीलियम होते हैं। कौन होते हैं? अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं। क्या होते हैं? हीलियम नाभिक। इसको कैसे लिखा जाता है? 2He4। यहां पर 2 क्या है? परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या, और 4 क्या है? द्रव्यमान संख्या अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो अल्फा क्षय क्या होगा कि जब किसी नाभिक का क्षय होता है तो उसके उत्पाद नाभिक में से द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। कमी होने का मतलब क्षय हो जाना। जैसे अगर मैं एक अभिक्रिया लूं तो समझना अल्फा क्षय क्या है। जैसे मैंने लिया X, ये क्या है? मूल नाभिक। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मूल नाभिक, या इसको बोलते हैं पित्त नाभिक। क्या बोलते हैं? पित्त नाभिक यानी परिवार का मुखिया। इसको मैं कैसे लिखूंगा? Z, और यहां क्या लिखूंगा? A। राइट बेटा। इसका होता है अल्फा क्षय। इसका अल्फा क्षय होता है तो आप याद करिए कि जब अल्फा क्षय होगा इसका मतलब इसमें से कौन निकल जाएंगे? अल्फा कण। अल्फा कण का मतलब 2He4, इसको बोलते हैं अल्फा कण। अब क्या होगा? अगर इसमें से अल्फा कण निकल गए तो इस वाले मूल नाभिक के परमाणु क्रमांक में कितने की कमी आ जाएगी? 2 की। इसको आपने मान लिया क्या? Y। तो ये Z की जगह कितना हो जाएगा? Z-2, और A की जगह कितना हो जाएगा? A-4। द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ इससे निकलती है ऊर्जा। क्या निकलती है? ऊर्जा। इस अभिक्रिया के संपन्न होने पर ये ऊर्जा निकलती है। कैसे? ऊर्जा क्यों निकली? क्योंकि इन दोनों के द्रव्यमानों का योग इसके द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कम। इसको बोलते हैं उत्पाद नाभिक। क्या बोलते हैं? उत्पाद नाभिक, या इसको बोलते हैं पुत्री नाभिक। क्या बोलते हैं? पुत्री नाभिक। अब सुनिए, हमेशा ये क्यों निकल रहा है? क्योंकि आंशिक के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से द्रव्यमान में हुई क्षति को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इन दोनों के द्रव्यमानों का योग इसके द्रव्यमान के योग से कम मिलता है, और द्रव्यमान में हुई यह क्षति ऊर्जा में बदल जाती है, जो Q के रूप में प्रकट होती है। इसका कोई उदाहरण ले सकते हैं आप। जैसे उदाहरण, सबसे सटीक उदाहरण इसका 92 यूरेनियम 238। अगर इसका अल्फा क्षय होगा तो इसके परमाणु क्रमांक में कितनी कमी आ जाएगी? 2 की। और 90 परमाणु क्रमांक किसका होता है? थोरियम का, और ये हो जाएगा 234, 4 की कमी आ जाएगी, प्लस 2He4 और प्लस Q क्या है? ऊर्जा।
तो इन दोनों के द्रव्यमानों का योग इसके योग से कम प्राप्त होता है, द्रव्यमान में हुई क्षति ऊर्जा में बदल जाती है और ये ऊर्जा कहलाती है। इस Q ऊर्जा को कहते हैं विघटन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? विघटन ऊर्जा। विघटन की वजह से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? विघटन ऊर्जा कहलाती है। कोई पूछे इस विघटन ऊर्जा का मान क्या होगा, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से द्रव्यमान में हुई क्षति को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो होता था E बराबर mc²। तो पहले द्रव्यमान में क्षति कैसे निकालेंगे, यानी इसको मैंने माना कि इसका द्रव्यमान है, इस नाभिक का द्रव्यमान मान लिया mx और इसका द्रव्यमान यहां पर यहां इसका द्रव्यमान mx, इसका द्रव्यमान mi और इसका द्रव्यमान mα। तो ऐसी स्थिति में Q बराबर क्या आ जाएगा? mx मूल नाभिक का द्रव्यमान माइनस उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान में क्या आ जाएगा? my प्लस mα। इसको घटा दिया जाए तो ये क्या आ जाएगी? द्रव्यमान में क्षति और इसमें किसका गुणा कर दिया जाए? c² का। तो ये द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है mx माइनस my माइनस mα इंटू c²। इसको कहते हैं विघटन ऊर्जा कहा जाता है। अब सुनिए आप, यहां तक तो ठीक है कि ये किसका मान आ गया? विघटन ऊर्जा का मान। देखिए विघटन ऊर्जा गई कहां? ये विघटन ऊर्जा इन उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। जैसे ये पहले स्थिर था, लेकिन जैसे ये दो भागों में टूटा तो ये दोनों गतिज ऊर्जा यानी गति करने लगे। तो इनके पास गति आई कहां से? इस विघटन ऊर्जा से। द्रव्यमान में हुई क्षति से ये आपस में गति करने लगे। तो अब आती है बात कि कोई आपसे पूछे कि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बताइए। न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, डेरिवेशन भी आता है, लेकिन अपन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आइए बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार इन दोनों के संवेग कैसे होंगे? बराबर। कैसे होंगे? जानते हो ये बात कैसे? टक्कर से पहले ये स्थिर था तो इसका संवेग क्या है? 0। और टक्कर के बाद इन दोनों के संवेग क्या हो जाएंगे? ऐसे लिख लो ना आप, इनसे अपेक्षा मैं इसकी कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन रिएक्शन है, ये एग्जांपल है। तो अपन ऐसे लिख दें कि px प्लस, गलत, अभिक्रिया से पहले कुल संवेग 0 और अभिक्रिया के बाद ये गति कर रहे हैं तो इसका संवेग my और इसका संवेग, फिर गलत, संवेग py प्लस p∞। तो इसका मतलब यहां से आ जाएगा py बराबर माइनस p∞। यदि परिमाण के रूप में लिखें तो py का परिमाण बराबर होगा किसके? p∞। मतलब दोनों के संवेग बराबर और दिशा विपरीत होगी तभी संवेग क्या रह पाएगा? संरक्षित। इसका मतलब दोनों के संवेग तो कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? अगर संवेग बराबर है तो ऊर्जा द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ऊर्जा द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? गतिज ऊर्जा। कैसे? आप बताइए, किसी कण की गतिज ऊर्जा को आप क्या लिख सकते हैं? आप क्या ऐसे लिख सकते हैं? 1/2 mv²। और इसमें m का गुणा ठोक दो और m से भाग, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 m² v²/m। और संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर क्या होता है? mv। तो ये क्या मिल गया? k बराबर p²/2m। बोलो। और अगर p का मान नियत है, p का मान नियत है तो ये हो गया k व्युत्क्रमानुपाती m, k व्युत्क्रमानुपाती m। यानी आपसे कोई पूछे कि k1/k2 अगर p नियत है तो क्या लिखोगे आप? m2/m। इस प्रकार आपने सीखा कि संवेग यदि नियत है तो उसकी गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है।
अगर द्रव्यमानुपाती है तो आप क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए आप, गतिज ऊर्जा के किसकी बेटा, एल्फा अपॉन के वाई, के एल्फा का है ये रहा और के वाई ये रहा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बराबर उल्टा के वाई यानी इसकी द्रव्यमान संख्या, तो वाई की द्रव्यमान संख्या a माइनस 4 कितनी है a माइनस 4 और अपॉन एल्फा, एल्फा के लिए कितनी है 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमको किसका मान निकालना है, के एल्फा, किसका, तो के एल्फा बराबर क्या आ जाएगा a माइनस 4 अपॉन 4 इन, हाँ बेटा, तो ये हमारे पास आ गया के एल्फा इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन 4 इंटू के वाई। अब हमें निकालना है के वाई का मान, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, किससे, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा कहां, ये रहा, इन दोनों की गतिज ऊर्जा कहां से आई, Q से, इसका मतलब Q का मान इन दोनों की गतिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होगा, यानी आप कह सकते हैं कि कैपिटल Q बराबर क्या होगा, के वाई प्लस के एल्फा, ये होगा के वाई प्लस के एल्फा। अब आपको यहां से किसका मान निकालना है, यहां से जैसे के वाई है या के वाई को यहां से हटाना है, तो ऐसी स्थिति में यहां से के वाई बराबर क्या आ जाएगा, के वाई बराबर क्या आ जाएगा Q माइनस के एल्फा, राइट। ये मान यहां पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा के एल्फा इक्वल टू a माइनस 4 अपॉन 4 इंटू Q माइनस के एल्फा, बोलो ये आएगा। अब यहां से अगर इसको हम हल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलो, इसका भाग इसमें दे दो या इसका एक ही भाग, क्या आ जाएगा के एल्फा अपॉन Q माइनस के एल्फा बराबर a माइनस 4/4, तो ये आ जाएगा, उल्टा करो इसको, Q माइनस के एल्फा अपॉन के एल्फा बराबर 4 अपॉन a माइनस 4, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा Q अपॉन के एल्फा माइनस 1 बराबर 4 अपॉन a माइनस 4, तो Q अपॉन के एल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन a माइनस 4 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा ये Q अपॉन के एल्फा इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा a माइनस 4, ये बचेगा 4 प्लस a माइनस 4, तो ये आ गया Q अपॉन के एल्फा इक्वल टू a अपॉन a माइनस 4, तो Q बराबर a माइनस a अपॉन a माइनस 4 इंटू के एल्फा। अगर के एल्फा का मतलब है, अगर आपको एल्फा कण की गतिज ऊर्जा पता हो तो आप किसका मान निकाल सकते हैं, Q का मान। अभिक्रिया देगा आपको वैसे 90 थोरियम वाली या कोई और दे सकता है, तो वहां से A आपको पता रहेगा। अब बात करें, अगर कोई पूछता है के एल्फा का मान, तो बोलो के एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, के एल्फा बराबर Q अपॉन ये, तो ये हो जाएगा a माइनस 4 अपॉन a इंटू Q, ये किसका मान हो गया, के एल्फा, ठीक है ना। इस प्रकार हमने पढ़ा एल्फा 6। अब एल्फा 6 में कुछ और छोटी छोटी बातें, ये थोड़ा उच्च लेवल की, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपन निम्न लेवल पर आकर जितना काम है उतना पढ़ लें। देखिए आगे क्या, एल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा में दूरी के साथ परिवर्तन, एल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा में दूरी के साथ परिवर्तन। आइए बेटा इधर देखो, एक्चुअली में एल्फा 6 समझने के लिए तो नहीं पढ़ना है आपको। एल्फा 6 का मतलब है नाभिक से एल्फा कणों का निकलना। निकलते कैसे हैं, ये बड़ी दुर्घटना थी किसके लिए, क्लासिकल फिजिक्स के लिए, लेकिन इसे क्वांटम ने समझाया। क्वांटम ने बताया तो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए कैसे परिवर्तन का ग्राफ बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर दूरी लूं, क्या लूं, इसको मैं लिखा r से, और इधर अपन ले क्या, स्थितिज ऊर्जा, क्या ले, स्थितिज ऊर्जा। तो आप मुझे बताइए कि जैसे जैसे एल्फा कण नाभिक के नजदीक आएगा
तो अल्फा कण धनावेशित होता है और नाभिक भी कैसा होता है, धनावेशित। तो दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होने की वजह से उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। बोलो, आप जैसे जैसे लाओगे आपके द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता चला जाए। तो देखिए इसका जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है वो समझना। देखिए जब अल्फा कण को धीरे धीरे करके नाभिक के नजदीक लाया जाता है, जिसमें नाभिक की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, r0, और ये वाला देखिए ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है। यहां मैंने स्थितिज ऊर्जा को मान लिया माइनस, नेगेटिव होगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये नेगेटिव ऊर्जा है। अब क्या हो रहा है देखिए इधर, इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। सुनिए, प्राचीर का मतलब तुम जानते हो ऊंचा। अब यहां से अल्फा कण जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा नाभिक के, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कहां से आ रहा है, अनंत से। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, और जैसे उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान इतना हो जाएगा वो कहां गिर जाएगा, नाभिक। इसमें गिर जाएगा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा, और फिर कहां रहने लग जाएगा, इसको कहते हैं विभव कूप। क्या बोलते हैं, कूप का मतलब कुआं। इस कुएं के अंदर गिर जाएगा, अब वो इसके अंदर रहेगा। अब आप मुझे बताइए, अगर इससे अंदर से इसे बाहर निकलना है तो इसके पास कम से कम कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, बोलो। अंदर से इसे बाहर निकलना है तो इसके पास ऊर्जा का मान इतना तो होना चाहिए कि ये विभव प्राचीर को पार कर सके। इसका मतलब इसके पास विभव प्राचीर मतलब विभव कितना होना चाहिए, कम से कम विभव प्राचीर के बराबर इसकी ऊर्जा होनी चाहिए, तभी ये इसके बाहर निकल पाएगा। सुनना ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं किससे, VR से, किससे लिखते हैं, इसमें मैं क्या करूं, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है, विभव इंटू आवेश। और विभव किसका, नाभिक का। तो विभव का सूत्र क्या आता है, विभव का सूत्र क्या आता है, के क्यू को ना आता है कि नहीं, तो के तो के हो जाएगा, और क्यू की जगह नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश कितना होता है, जेड अपॉन क्या आएगा, आर, और इनटू आवेश, आवेश किसका, अल्फा कण का, और अल्फा कण का आवेश किसके बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर, क्योंकि परिमाण तो दोनों के बराबर है। तो इसको लिख देंगे इनटू 2e इनटू, अरे अल्फा कण होता है 2He4, तो इसका आवेश 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। ई इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर होते हैं। तो अब देखना, लेकिन घटना देखने को क्या मिली, घटना यह देखने को मिली कि अल्फा कण नाभिक से बाहर भी निकल जाता है, अल्फा कण नाभिक से बाहर भी निकल जाता है, लेकिन अल्फा कण के पास ऊर्जा इतनी होती ही नहीं। फिर बाहर कैसे निकला, ये क्लासिकल फिजिक्स के लिए दुविधा थी। बाहर कैसे निकला तब किसने बताया, कब बताया, क्वांटम फिजिक्स ने। आधुनिक भौतिकी ने यह समझाया कि ये अल्फा कण क्या करता है, इसको कहते हैं सुरंग प्रभाव। क्या कहते हैं, टनल इफेक्ट। सुरंग प्रभाव होता क्या है कि ये अल्फा कण जैसे ही इस स्थिति पर आता है, कौन सी स्थिति पर, इस स्थिति पर, ये इससे बार बार टकराता रहता है। क्या करता है, इससे बार बार टकराता रहता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये इसमें सुरंग बना लेता है। क्या हो जाता है, और उस टनल के सहारे ये बाहर निकल जाता है। इसलिए ऊपर से नहीं निकलता, किससे निकलता है, टनल के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसे किसने समझाया, क्वांटम फिजिक्स ने समझाया था। अब उसका भी मान बता सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा डेरिवेशन में है। इसका मतलब जैसे कोई पहाड़ इतना ऊंचा है कि उसे सामान्यतः पार नहीं कर सकते, तो आपने देखा होगा कि सुरंग बना करके यात्रा प्रारंभ कर दी जाती है। तो ये सुरंग बना लेता है, धीरे धीरे करके अपनी ऊर्जा किसको देता रहता है, इस विभव प्राचीर को देता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि इसमें सुरंग बना करके बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं सुरंग प्रभाव। क्या कहते हैं, तो ये तो थी अल्फा कण। कुछ रेडियो एक्टिव श्रेणियां मैंने आपको लिख दी है, वो आप पढ़ लेंगे। रेडियो एक्टिव जिसका मतलब डिजिटल लगातार होता है, जिसे आगे चल के बताया। अब आता है बीटा क्षय। क्या आता है, अल्फा क्षय के बाद क्या आता है, बीटा क्षय। बीटा क्षय क्या होता है, सुनिए बेटा, ये ऐसी एक अभिक्रिया होती है जिसमें से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। भाई क्षय का मतलब उत्सर्जन, सीधी सी बात है। अल्फा क्षय में अल्फा निकल रहे थे, बीटा क्षय में बीटा।
लेकिन बीटा कण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है बीटा प्लस और एक होता है बीटा माइनस। ठीक है, बीटा प्लस और बीटा। अब बीटा माइनस और प्लस को समझिए क्या है कि इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर आप लिखें तो -1। अरे -1 इस फॉर्म में ऐसे तो लिखेंगे -1 E0, ऐसे तो लिखा जाएगा आवेश। अरे जैसे उसमें लिखते हैं परमाणुओं की संख्या, ऐसी इलेक्ट्रॉन की संख्या -1। और पॉजिट्रॉन को क्या लिखेंगे? E+0, ऐसे लिखा है। या ऐसे लिख दो सिंपल E- और E+, सिंपल सी बात। तो ये तो होता है इलेक्ट्रॉन और ये क्या होता है? पॉजिट्रॉन, न कि प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन का मतलब है जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा लेकिन उसका आवेश उसके विपरीत होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है, इसलिए प्रोटॉन पॉजिट्रॉन नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन होता है? पॉजिट्रॉन। इस आधार पर यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो दो प्रकार में से सबसे पहले पढ़ते हैं बीटा माइनस है। कौन सा? इसमें क्या होता है? बीटा माइनस है। तो बीटा माइनस है में क्या है समझना ध्यान से। कि सबसे पहले हमारे पास ये क्या था? X पित्त नाभिक। बोलो, अरे यही तो था पित्त नाभिक। इसको क्या लिखते थे? Z और A। अब इसका क्या हो जाता है? बीटा माइनस क्या हो जाता है। तो इसमें से कौन निकलेगा? बीटा माइनस कण निकलेगा। और अगर बीटा माइनस कण निकलेगा तो कौन निकल गया? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्थिति में पता क्या होगा? ये जो Z है ना, Z ये हो जाएगा Z+1। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Y और Z की जगह क्या हो जाएगा? Z+1 और A तो क्या रहेगा? A ही रहेगा। ऐसे सोच के देखो तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। वैसे -1 E0 बोलो। अब देखो Z+1 और -1 बराबर क्या मिलेगा? Z और A+0 बराबर क्या मिलेगा? A। और एक कण और निकलता है, इसकी टेंशन मत लो, ये बाद की बात है। इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। वैसे मैं इसको बाद में पढ़ाता हूं, पता है क्यों? क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई थी जो पाउली के अनुसार। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी या एंटी न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी, लेकिन पाउली ने यह बताया था कि बिना इस कण के यह अभिक्रिया अधूरी है। और क्यों बताया था? तो हम पाउली परिकल्पना पढ़ेंगे अब कि बिना इसके यह अभिक्रिया क्यों अधूरी है। बिना इसके भी यह अभिक्रिया संतुलित हो रही थी, लेकिन इस कण के बिना ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण, इन तीनों की व्याख्या नहीं कर सकते। आगे चल के बताएंगे। तब पाउली ने कहा था कि इस अभिक्रिया में एक कण और होना चाहिए, जिसे पाउली परिकल्पना कहते हैं। 10% कम होना चाहिए। नहीं होगा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो पाउली परिकल्पना क्या? पाउली की टेंशन मत लो, आप तो पढ़ो पाउली परिकल्पना। अब सुनिए आप ध्यान से। इसका मतलब इसका कोई उदाहरण पूछे आपसे तो इसका सबसे सटीक उदाहरण क्या है? देखो कि इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो रही है। अगर किसी का बीटा -6 होता है तो परमाणु क्रमांक में कितने की? 1 की वृद्धि होती है। पता है क्यों? इसका कारण अब मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब बीटा -6 होता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। किस बदल जाता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। देखिए कैसे? न्यूट्रॉन क्या होता है? 0n1 और इस पे होता है बीटा -6, तो इसके परमाणु क्रमांक में कितनी वृद्धि? 1 की। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और ये हो जाएगा प्रोटॉन और प्लस यहां से कौन निकल जाएगा? बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। पता है, इसीलिए तो इसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ रहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन किस बदल गया? तो प्रोटॉन तो 1 बढ़ गया, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं, इसलिए द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो कैसे? अगर मेरे पास ये कोई तत्व है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? और इसके अंदर 6 कितने हैं? न्यूट्रॉन। और अब क्या होता है? बीटा -6 क्या होता है? तो अब बताइए इसमें प्रोटॉन यानी परमाणु क्रमांक कितना है? Z = 5 है कि नहीं?
अब बताओ, अगर इसका बीटा माइनस 6 होगा तो एक न्यूट्रॉन किस बदल जाएगा? प्रोटॉन में। तो ये कितना हो? अच्छा, इसका द्रव्यमान संख्या कोई बताएगा? बराबर कितनी है? 6 और 5 11। बोलो। अब अभिक्रिया के बाद देखो, अभिक्रिया के बाद ये न्यूट्रॉन किस बदल गया? प्रोटॉन में। किसकी वजह से? बीटा माइनस 6। तो आज इसमें कितने प्रोटॉन हो गए? 6। और न्यूट्रॉन कितने रह गए? 5। तो बताइए Z बराबर कितना हो गया? 6। और A बराबर कितना हुआ? 11। इसे द्रव्यमान संख्या नहीं बदलती, केवल क्या बदल जाती है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 1 क्रमांक बढ़ जाता है। अगर कोई एग्जाम्पल पूछे बीटा माइनस 6 का, कोई क्या पूछे? अगर पूछने वाले पूछते हैं तो क्या बताएंगे? 90 थोरियम 234। अगर इसका क्या होता है? बीटा माइनस 6, तो 91 की जगह क्या आएगा? 90 की जगह 91। और 91 परमाणु क्रमांक किसका होता है? Pa। और ये हो जाएगा 234। Pa को कहते हैं प्रोटेक्टियम। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टियम। तो ये हो गया 34 और प्लस क्या आ जाएगा? बोलो। बीटा माइनस और प्लस एंटी न्यूट्रॉन। ये बात किसकी थी? अब आपको पता है कि इसमें भी विघटन होगा और इन दोनों की ऊर्जा, इन दोनों का द्रव्यमान इससे कम होगा, और कम होगा तो विघटन ऊर्जा होगी। बोलो, इसमें विघटन ऊर्जा कैसे निकालोगे? आप ऐसे तो निकालोगे कि इसके द्रव्यमान में से इन दोनों का द्रव्यमान घटा दोगे। बोलो, लेकिन ऐसे गलत होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके द्रव्यमान का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इसका द्रव्यमान का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसलिए ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आप बताइए, इस अगर ये परमाणु है तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसमें कितने प्रोटॉन हैं? उंगली एकदम थे 90। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 90। 90 क्या है? तो अगर इसके टोटल द्रव्यमान में से, यानी इसका टोटल द्रव्यमान मान लो m, और इसमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घटा दिया जाए तो ही किसका द्रव्यमान आएगा? नाभिक का द्रव्यमान आएगा कि नहीं? तो इसके लिए देखिए विघटन ऊर्जा कैसे, घटाने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। कहां है? इधर देखिए क्या निकालनी है? विघटन ऊर्जा। एक अच्छे से समझ लो, एक, ठीक है? फिर बीटा कौन सा है? प्लस 6, बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, टाइम लगेगा अभी इसमें। विघटन ऊर्जा, विघटन ऊर्जा कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप विघटन ऊर्जा कैपिटल क्यू? सब इधर देखिए। सबसे पहले आप इसको लीजिए x। तो बताइए x वाले के लिए इसके परमाणु का द्रव्यमान क्या मान लिया? mx। इसमें से क्या घटा दो? माइनस। इसमें से उपस्थित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या कर दो? घटा दीजिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आएगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Z। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? Me। इसको घटा दो और इसमें गुणा किसका ठोक दो? C पर। तो ये ऊर्जा गई। बोलो, बराबर, बराबर इसके लिए क्या आ जाएगा? My। क्या आ जाएगा? और इसमें से माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हैं? Z+1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटू C²। बोलो, और इसके बाद क्या आएगा? प्लस, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? Me इंटू C²। बोलो, ये किसका द्रव्यमान है? पुत्री नाभिक। पुत्री नाभिक के लिए क्या किया? उसके परमाणु द्रव्यमान में से किसको घटा दिया? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटा दिया, तो उसका बचा ये। और ये इसका बचा था पितृ नाभिक का। और ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये दोनों के आगे, ये अलग से किसका आ गया? नाभिक का, पुत्री नाभिक का, परमाणु का नहीं। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन घटा दिए तो कौन बचा? नाभिक। क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को घटा दिया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बचे। और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा क्यू, यानी विघटन ऊर्जा। बोलो, बोलो, यानी मैं ऐसे कह रहा हूं विघटन ऊर्जा बराबर क्या आएगा? ये माइनस ये, बात तो एक ही। तो अब बताओ क्यू बराबर क्या आएगा? ये आएगा mx। अच्छा, c सब में से कॉमन आ जाएगा C², तो यहां से बचेगा mx माइनस ZME। यहां से आएगा ये तो माइनस
my माइनस माइनस प्लस गुणा कर रहा हूं z me और प्लस me और फिर क्या आएगा माइनस me और इनटू क्या आ जाएगा c स्क्वायर। बोलो अब यहां देखो me से me कैंसिल और zme से zme कैंसिल, तो q बराबर क्या आ गया mx माइनस my इंटू c स्क्वायर। बोलो ये किसकी विघटन ऊर्जा है? ये है बीटा माइनस 6 में ये विघटन ऊर्जा का मान, और बीटा माइनस 6 में न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है? प्रोटॉन में बदल जाता है। इसलिए पुत्री नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट, आज के लिए इतना ही।